नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है। उत्तरकाशी के धराली में आपदा को लेकर बड़ी खबर है। उत्तरकाशी में आपदा से नुकसान का होगा आकलन। बता दें कि उत्तरकाशी धराली की आपदा के नुकसान का आकलन होगा और 3 सदस्यीय कमेटी इसका गठन कर दिया गया है। धराली में आई आपदा के नुकसान का ये कमेटी आकलन करेगी और ये समिति पुनर्वास से संबंधित पैकेज को भी तैयार करेगी। तो उत्तरकाशी धराली की आपदा के नुकसान के आकलन के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सुरेंद्र पांडे सचिव राजस्व, आशीष चौहान सीईओ उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी, हिमांशु खुराना अपर सचिव वित्त कमेटी में हैं। और बता दें कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये आकलन करेगी कितना नुकसान धराली में हुआ आपदा में, और उसके बाद पुनर्वास के लिए भी आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। उसके लिए भी जो बजट है वो तैयार किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी उत्तरकाशी के धराली में हुए नुकसान का आकलन करेगी। आपदा में कई घर तहस नहस हो गए थे, काफी लोगों की जान चली गई थी। और सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सतीश, ये 3 सदस्यीय कमेटी का क्या काम होगा, विस्तार से बताएं। बात करूं कि तुम उत्तरकाशी आपदा को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार संवेदनाएं व्यक्त कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है, लगातार मुख्य सचिव को आपदा कंट्रोल रूम में बिठाया गया है कि जब से आपदा आई है तो मुख्य सचिव जो है आपदा कंट्रोल रूम में, और मुख्यमंत्री धामी 5 दिन तक लगातार उत्तरकाशी में बने रहे कि किस तरीके का नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ और कितनी जनहानि हुई, उसको लेकर अब 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वो वहां का जायजा लेगी, जायजा लेने के बाद बताएगी कितना नुकसान हुआ, कितनी उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए। इसको लेकर 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है और साफ कहा गया है कि कोई व्यक्ति छूटे ना और किसी को कोई दिक्कत ना हो। मतलब कल कोई ये सरकार पे आरोप ना लगाए कि इस तरीके का वो करा गया है, झालमेल किया गया है, कोई भी लापरवाही करी गई है। उसको लेकर सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो कमेटी का काम होगा बिल्कुल बारीकी से गहन करना कि किस तरीके के क्यों आपदा आई, क्या कारण आपदा का रहा और किस तरीके का कौन से किस तरीके का नुकसान हुआ। जी शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे आकलन करेगी ये कमेटी और कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो आके दी जाएगी। दरअसल बता दें आपको, जो ज़मीनी हकीकत है उसका जायज़ा ये जो कमेटी है वो लेगी और इसके बाद इस रिपोर्ट को आगे प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तरकाशी त्रासदी का मंजर इतना भयावह था कि ये आप सभी ने वीडियो में देखा। आपदा आने के बाद से धराली जाने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और बताया भी जा रहा है कि शासन प्रशासन की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं जो कि मार्ग को खोलने का कार्य और इस प्रयास में लगी हुई है। और हालांकि कब तक मार्ग खोला जा सकेगा इसकी जानकारी जो है अभी तक ठोस निकल के सामने नहीं आ पाई है। इसकी कोई उम्मीद नहीं जग रही है। हमारे संवाददाता आलोक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार अपडेट देने का काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिले के थराली में आई आपदा के बाद क्या मंजर था ये आप सभी ने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा। हालांकि जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है वो भी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ये जो रूट है इसकी आवाजाही पूरी तरह से ठप है। ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है पोकलैंड मशीन की तैनाती की गई है जो लगातार रास्ते को क्लियर करने का काम कर रही है। ये जो रास्ता है ये जब धराली में आपदा आई थी उस दौरान ये रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और अभी भी ये जो रास्ता है ये लगातार दब रहा है। जो ये रास्ता बनाया गया है लगातार जो है मिट्टी इसमें धंस रही है और लैंडस्लाइड होने की पूरी संभावना जो अभी भी इसमें बनी हुई है। जो पूरा रूट यहाँ पर है वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं।
ऐसा देखने को मिल रहा है कि धराली तक का जो रूट है वहाँ पर लगातार भूस्खलन सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप है। जो आगे गंगनानी का पुल है उसको फिलहाल मरम्मत उसकी की जा रही है। साथ ही साथ वो जो पुल है उसमें वैली ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। रास्ता कब तक खुलेगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि प्रशासन की टीमें वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि कब तक ये पूरा रेस्क्यू कार्य चलता है और अभी तक जो लापता लोग हैं उनकी मौत का कितना आंकड़ा सामने आता है, कब तक उन्हें खोजा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा सहयोगी सतीश कोठारी के साथ आलोक सेमवाल, एपीएन न्यूज़, उत्तरकाशी। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई और दुल क्षेत्र में सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर रखा है। इलाके में गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया है कि जब भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के दुल इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। गोलीबारी जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से ये एक है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी ऑपरेशन अखल में शनिवार को 9वें दिन भी गोलीबारी जारी रही, लेकिन इस बीच जिले में ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए। बता दें कि 2 अन्य घायल भी हुए हैं और सुरक्षा बल जो है वो जिले के अखल्ला जंगल क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों से लड़ाई जारी रखे हुए हैं और वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी 24 घंटे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है सेना की और ऐसे में बताया जा रहा है कि दुल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को घेर लिया। हालांकि 2 सुरक्षा बलों को अपना बलिदान देना पड़ा, जबकि 2 घायल भी बताए जा रहे हैं। इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि दुल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को घेरा। वहीं अमरोहा जनपद के रेहरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक दंपति और उसके बेटे की मौत हो गई। 2 अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हादसा आदमपुर थाना क्षेत्र के ढेकला गांव के निवासी पूरन सिंह, उसकी पत्नी पान कौर और बेटे रवि के साथ हुआ है। वो अपनी बाइक से हसनपुर से घर लौट रहे थे। अलीगढ़ लिंक मार्ग पर रेहरा के नजदीक पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे। बता दें कि इसके बाद कार पास के ही एक ढाबे में जा घुसी, जहां पर खाना खा रहे चकफेरी गांव के सोनू और ढाबे के कर्मचारी प्रदीप भी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने तुरंत घायलों को रेहरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही 50 वर्षीय पूरन सिंह और उनकी 45 वर्षीय पत्नी पान कौर 18 वर्षीय बेटे रवि ने दम तोड़ दिया। वहीं उत्तर भारत में बारिश ने तबाही मचा रखी है और बता दें आपको कि जिस तरह की तबाही मचाई है, मुरादाबाद बन गया है राम गंगा का रौद्र रूप का गवाह। बता दें कि राम गंगा का पानी उफान पर फिलहाल है और दर्जनों गांव डूबने की कगार पर है। खेत तालाब बन चुके हैं और सड़कें गायब हो गई है और लोग जो हैं वो जान हथेली पर रखकर बैलगाड़ियों से नदी को पार कर रहे हैं। तो क्या अब भी हालात काबू में हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है? मुरादाबाद की सांसें थमी हुई है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखने लगा है। रामगंगा नदी का पानी अब काबू से बाहर है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। मुरादाबाद के जिन इलाकों में रामगंगा नदी बहती है, वहां पर अब
सड़कें नहीं रही हैं और पानी का समुंदर बन चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि लोग अब बैलगाड़ियों में मोटरसाइकिल रखकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं जनपद के बबूरी थाना क्षेत्र के बोधवार गांव में देर रात भारी बारिश ने परिवार का आशियाना छीन लिया। कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया, जिसमें सो रहे पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिव मूरत और उनके पुत्र जय हिंद के रूप में हुई है और वो रोज की तरह रात को अपने जर्जर हो चुके कच्चे मकान में सो रहे थे कि अचानक आधी रात को घर की दीवारें और छत गिर पड़ी। तेज आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े, लेकिन जब तक उन्हें मलबे से निकाला गया उनकी सांसें थम चुकी थी। सूचना पाकर बबूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण प्रशासन से त्वरित आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर में बावर्ची पर बाइक सवार हमलावरों ने सरेराह करीब 15 राउंड फायरिंग की। इसके बाद भागते हुए पकड़कर गोली गनपटी से सटाकर मारी गई। खून से लथपथ होने के बाद सड़क पर गिरने पर हिलाकर देखा गया। पता ये भी चला कि वो जिंदा नहीं है। 1.5 साल पहले भी बावर्ची की हत्या का प्रयास किया गया था और गोली लगने के बाद तब भी वो बच गया था। हत्या के पीछे पुलिस पारिवारिक संपत्ति का विवाद मानकर चल रही है और इस पर जांच भी कर रही है। लिसाड़ी गेट के मस्जिद नगर निवासी असलम शादी समारोह में खाना बनाने का काम करता था। सुबह असलम अपनी बेटी को नेशनल पब्लिक स्कूल में छोड़कर वापस घर लौट रहा था। घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही श्यामनगर में पीछे से आए 2 बाइक सवार हमलावरों ने असलम की ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को अपने समर्थकों के साथ देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे और हाल ही में दर्ज मामले के विरोध में गिरफ्तारी देने की पेशकश की। मंदिर परिसर में जबरन प्रवेश को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसे वे पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। थाने पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में दुबे ने कहा कि मामला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जिस व्यक्ति का मंदिर में एक भी यजमान नहीं है, वह अंदर क्या कर रहा था। अगर मैंने इस कानून व्यवस्था तोड़ी होती तो पुलिस और मजिस्ट्रेट खुद मेरे खिलाफ केस दर्ज करते और फिर एक व्यक्ति के शिकायत पर ये मामला कैसे बन गया। सांसद ने आरोप लगाया कि ये सरकार उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, भगोड़ा तो वह मुख्यमंत्री हैं जो गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली भाग गए थे। बैद्यनाथ धाम थाने में पहुंचने के बाद भी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की। इस पर दुबे ने कहा है कि अब वह इस लड़ाई को सदन तक ले जाएंगे। उन्होंने घोषणा की है कि वे देवघर के एसपी, डीसी और डीजीपी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कमेटी बनाई है और ये कमेटी तब तक मंदिर के रोजमर्रा का काम देखेगी। बता दें आपको कि जब तक यूपी सरकार की ओर से जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता। फिलहाल यूपी सरकार अपने अध्यादेश के मुताबिक मंदिर के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट का गठन नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश के इस हिस्से पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के से इनकार करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं इलाहाबाद हाईकोर्ट में
अपनी बात रखे और साथ ही अब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमें इस बात का दुख है कि प्रशासनिक गतिरोध और सेवायत के आपसी संघर्ष के चलते मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बीते सालों में परेशानी झेलनी पड़ी। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं बिहार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। इलेक्शन कमीशन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। बिहार में हो रही एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोक के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें आपको कि बिहार चुनाव की फाइनल मतदाता सूची में सभी योग्य मतदाताओं को शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं के नाम फॉर्म जुटाने के बाद 1 अगस्त को एक प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। देश भर में राखी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें आपको कि सुल्तानपुर में भी भाई बहन के प्रेम का पर्व पूरे ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और बंधन का प्रतीक होता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहनों के प्रति प्रेम और देखभाल के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं। राखी सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। मेरा नाम राधा सिंह है, मैं सुल्तानपुर से हूँ और रक्षाबंधन मेरे सभी छोटे भाई बहनों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन इतना ये पवित्र त्यौहार है जिसमें भाई बहन अपनी अटूट प्रेम को झलकते हैं, जिससे राखी के माध्यम से हम इसको दर्शा सकते हैं कि एक भाई बहन के प्रति कितना प्रेम और कितना स्नेह है। आर्मी वालों को और स्कूलों में बांधने का ये प्रथा है कि जैसे कि उन भाइयों को राखी बहनें इसलिए बांधती हैं कि ताकि उनसे एक संकल्प ले सकें कि अपने देश के लिए रक्षा करनी है। और भाई तुम ये संकल्प लेके जाओ कि अपने देश के लिए तुम कैसे रक्षा करोगे, और इस संकल्प के साथ ही भाई इतने अच्छे बॉर्डर पे जाता है और देश के लिए कुछ करता है। भाई के लिए तो बहुत सारे गीत हैं, भाई के लिए मैं बस 2 लाइन गाना चाहूँगी। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। आज के दिन कहीं भी रहूं मैं, चले आना वहाँ हर हाल में, चले आना वहाँ हर हाल में। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।